स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में और बात करेंगे खबरों की। खबर जशपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बघिया प्रस्ताव के दौरान अपने निवास में आयोजित कार्यक्रम में पीएम जनमन योजना के तहत 3 लाभार्थियों को नवनिर्मित घर की चाबी सौंपी। इस दौरान तीनों लाभार्थियों ने बांस से बनी टोकरी में आम, फली और केला भेंट कर सीएम साय का आभार जताया। तो आदिवासी समुदाय के आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए जो है ये पीएम जनमन योजना शुरू की गई है और इसके तहत जो है जिले के पहाड़ी कोरबा बिरहोर लोगों को लाभ मिल रहा है और इसी के चलते 3 लाभार्थियों को जो है चाबी सौंपी गई है, जिन्होंने सीएम का आभार जताया और फलों की टोकरी देकर आभार जताया। तो पीएम जनमन योजना के तहत जो है मकान मिले हैं 3 लाभार्थियों को और पहाड़ी कोरबा परिवारों को ये मकान सीएम की ओर से दिए गए हैं और सीएम निवास पर ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम साय ने लोगों को तोहफा दिया और घर की चाबी सौंपी। तो पीएम जनमन योजना के तहत लाभार्थियों को मकान मिले और लाभार्थियों ने सीएम साय को फलों से सम्मानित किया और उनका आभार जताया। और वहीं खबर रायपुर से है, जहां डिप्टी सीएम साव और स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल माई एफएम द्वारा आयोजित ये शाम डॉक्टर्स के जज्बे के नाम कार्यक्रम में हुए शामिल और उन्होंने कार्यक्रम में राजधानी रायपुर के 35 चिकित्सा विशेषज्ञों और डॉक्टरों को सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि माई एफएम ने बहुत सराहनीय आयोजन किया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम में मौजूदगी मेरे लिए गौरव का क्षण है। तो ये शाम डॉक्टर के जज्बे के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 35 डॉक्टरों को सम्मानित किया गया और माई एफएम ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए और वहीं स्वास्थ्य मंत्री बिहारी जायसवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होना मेरे लिए गौरव की बात है। तो ये शाम डॉक्टर्स के जज्बे के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रायपुर से यह खबर सामने आ रही है, जहां 35 डॉक्टरों को इस कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया गया है और डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए और 35 डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। आपको बताते चले, माई एफएम की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ये शाम डॉक्टर के जज्बे के नाम कार्यक्रम आयोजित किए गए। 35 डॉक्टरों को इसमें सम्मानित किया गया। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ समेत कई प्रदेशों में प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी बिहार के विधायक नितिन नवीन को दी गई है। बता दें कि इससे पहले वह सह प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वहीं कोंडागांव विधायक लता उसेंडी को ओडिशा का सह प्रभारी बनाया गया है। नितिन नवीन की बात करें तो वे बिहार भाजपा के दिग्गज नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। नितिन नवीन 4 बार बांकीपुर से विधानसभा सदस्य यानी एमएलए चुने गए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत हासिल की थी। इसके अलावा इसी सीट से प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी को भी इसी चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि नितिन नवीन भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव का पद भी संभाल चुके हैं और उन्होंने 9 फरवरी 2021 से 9 अगस्त 2022 तक बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री के रूप में काम भी किया है।
तो कई प्रदेशों में प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है और प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी नितिन नवीन को सौंपी गई है। वहीं लता उसेंडी को ओडिशा की सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। और वही खबर गौरेला से है, जहां लोकसभा की कार्रवाई के दौरान राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा ऐप चलाने के आरोप लगाए थे। अब भूपेश बघेल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है। उन्होंने इस बयान को निराधार बताया। वहीं राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि पिछले 5 सालों में बघेल सरकार ने कई भ्रष्टाचार किए हैं, जिसमें महादेव सट्टा का सबसे बड़ा योगदान है और उनके ही गृह जिला से संचालन होता रहा है। मंत्री तोखन साहू ने कहा कि हमारे राजनांदगांव सांसद के आरोप बिल्कुल सही है। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, रेत घोटाला, पीएससी घोटाला में ये सरकार संलिप्त रही और इसी का परिणाम है कि 5 साल में ही बाहर कर दिया गया। भूपेश बघेल के प्रदेश के नेता नहीं रहे हैं और वो अब पाटन के नेता बनकर रह गए। लोकसभा में हुई हार भी इन्हीं सब के कारणों से हुई है। तो तोखन साहू ने जो है भूपेश बघेल पर आरोप लगाए और संतोष पांडे के बयान को कार्रवाई से हटाने की मांग की। पिछले 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा अनेक भ्रष्टाचार किए गए हैं। इसमें एक महादेव सट्टा उनके गृह जिला से ये संचालन हो रहा है और ये भी प्रमाणित है कि उसका पैसा इनके भूपेश बघेल के उनके कार्यालय, उनके कर्मचारी के माध्यम से इन तक के पहुंचा है। तो जो संतोष पांडे जी हमारे माननीय वरिष्ठ सांसद जी हैं वो आरोप लगाए हैं, वो आरोप सही हैं। भूपेश बघेल की सरकार चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे रेत घोटाला हो, ये सरकार 5 साल तक केवल घोटाला करती रही और इसी का परिणाम है। तो भूपेश बघेल ने ओम बिरला को पत्र लिखा। और खबरों में बढ़ते आगे, बिंद्रानवागढ़ के कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव का बयान सामने आया है। दरअसल विधायक अपने क्षेत्र के झाखरपाड़ा में आयोजित ब्लॉक स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि गरियाबंद जिले में स्कूल जतन योजना का अफसरों ने बंटाधार कर दिया है। कई स्कूलों से आए पालक और शिक्षा समिति के पदाधिकारियों ने विधायक को चर्चा स्कूल की समस्या सुनाई, तो विधायक भी सिस्टम पर भड़क पड़े और मामले में मीडिया से मुखातिब होकर विधायक जनक ध्रुव ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने जिले के 1400 स्कूलों के मरम्मत के लिए स्कूल जतन योजना के तहत जिले को 90 करोड़ दिया था, लेकिन प्रशासन इस रुपए का सदुपयोग नहीं करा पाई। निश्चित रूप से पिछले जो बजट में 90 करोड़ का इस गरियाबंद जिले में बजट आया हुआ था स्कूल जतन के नाम से, जिसमें से लगभग 40 करोड़ का बजट काम हुआ, खर्च हुआ और 90 करोड़ का भी 50 करोड़ का अभी बजट बाकी है। और इसमें शासन द्वारा जो ठेकेदारी प्रथा के लिए जो दिया गया था उसमें आरईएस के थ्रू किया गया था और आरईएस काम नहीं करा पाया, जिसके कारण से सैकड़ों स्कूल भवनहीन हो गया या टूटे फूटे की स्थिति में हो गए। वहाँ पे बच्चे आज पढ़ने की स्थिति में नहीं। और वहीं हाउसिंग बोर्ड में पदस्थ सीनियर क्लर्क नरेश साहू ने अपने दफ्तर की 4थी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। जानकारी के अनुसार नरेश साहू अपने दफ्तर में बैठकर काम कर रहा था, तभी फोन आया और कुछ देर फोन पर बात की। उसके बाद बाहर आकर रेलिंग से चढ़कर छलांग लगा दी। 4 मंजिल से गिरने की वजह से उसके सिर पर गहरी चोट आई और कुछ देर तड़पता रहा, फिर वहीं उसकी मौत हो गई। हालांकि खुदकुशी की वजह अभी तक सामने नहीं आई है और चर्चा है कि वह पारिवारिक कारणों से परेशान था और पत्नी से विवाद की भी बात जो है वो सामने आई है। वहीं पुलिस मामले की जांच
पड़ताल कर रही है और ऑफिस के कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। और बढ़ते हैं आगे, खबर रायपुर से है, जहां मारुति शोरूम के सर्विस एरिया में आग लग गई और आग लगने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वहीं आग लगने से 5 लाख के पार्ट्स जलकर खाक हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो रायपुर से यह खबर सामने आ रही है, जहां शोरूम के सर्विस एरिया में आग लगी और आग लगने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। साथ ही 5 लाख के सामान भी जलकर इसमें खाक हो गए। तो सूचना पाकर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। और वहीं बढ़ते हैं आगे, कोरबा से दिल दहला देने वाला मामले सामने आया, जहां एक युवक को बचाने के चक्कर में 3 अन्य की मौत हो गई। दरअसल एक साथ 4 लोगों की मौत की खबर मिलते ही कोरबा कलेक्टर, एसपी सहित पुलिस और प्रशासन के अफसर के साथ साथ स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंच गए। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने शवों को बाहर निकाला। वहीं पहली नजर में यह मामला जहरीली गैस का बताया जा रहा है। बता दें कि कोरबा जिले में दिल दहला देने वाली यह घटना कटघोरा के झुरली गांव की बताई जा रही है। तो एक युवक को बचाने के चक्कर में 3 की मौत हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोहेल किदवई कोरबा से हमारे साथ जुड़ गए। सोहेल, क्या है ये पूरा मामला? जी, ये बहुत ही दर्दनाक और दिल जलाने वाला मामला है जो कोरबा जिले में ये घटना घटी है। एक साथ 4 लोगों की मौत। इसमें एक भावनात्मक पहलू ये है जूही की जब वो एक वृद्ध कुएं को साफ करने के लिए नीचे उतरा तो वो जहरीली गैस की चपेट में आ गया। वहीं पे उसकी लड़की खड़ी हुई थी। उस लड़की ने अपने पिता को बचाने के लिए खुद भी छलांग लगा दी। ये भी एक भावनात्मक पहलू है, लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो गई। फिर गांव वाले आए, 2 लोग और उतरे कि 2 की जान बचाई जा सके, लेकिन जब वो भी कुएं में उतरे तो वो भी जहरीली गैस की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। इस तरह से 4 लोगों की मौत हो गई। तब तक लोग समझ में आ गए थे कि लोगों को समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ है, लेकिन इस मामले में पूरे कोरबा जिले को दहला करके रख दिया है। और मौके पर जो प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं, उनका क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, ये एक सीधी सी बात है, ये एक दुर्घटना है। प्रशासन के अधिकारियों का ये कहना है कि उसमें जहरीली गैस का रिसाव हो रहा था जिसके पहले ये घटना घटी। तो इसमें हम प्रशासन के ऊपर अगर आरोप लगाएं तो ये मैं समझता हूँ उचित नहीं है। ये एक घटना है। हाँ, प्रशासन को जिले के ऐसे कुओं की मॉनिटरिंग करना चाहिए था जहाँ जहाँ से जहरीले गैस के रिसाव के तो बहुत से मामले सामने आ सके। वो उस मामले में प्रशासन पीछे था। जो ही और अब परिजनों की बात करें तो क्या ये एक ही परिवार के लोग थे या अलग अलग परिवार के लोग थे? परिजनों का क्या कहना है? जूही, ये बहुत दर्दनाक है। एक परिवार के 2 लोग हैं, पिता और पुत्री, और 2 गांव के लोग हैं जो अलग अलग हैं। एक गांव से, छोटे से गांव से 4 अर्थी उठना ये अपने आप में मायने रखता है। और मैं समझता हूँ उनकी रो रो के बहुत बुरा हाल होगा। हमने विजुअल जो दिया आप उसमें उस मंजर को देखा जा सकता है। बहरहाल बहुत दर्द भरा मंजर था ये। अभी तक कोरबा जिले में खाली 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा शासन ने की है और बाकी अब मुख्यमंत्री भी इस मामले में मुआवजे की घोषणा करने वाले हैं। जी, जिस तरीके से बात करें तो क्या इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है या ये पहली बार है? और इसकी भनक पहले किसी को क्यों नहीं लगी? बहुत अच्छा सवाल है जूही। दरअसल ये घटना 3 बार इस जिले में घट चुकी है, लेकिन उसमें मौतों का आंकड़ा जो था वो 1 था। लेकिन उसके बाद भी ये बिल्कुल सही सवाल है आपका जी, प्रशासन को सचेत होना चाहिए था कि वो ऐसे कुओं को आइडेंटिफाई करे और उनको बंद करे या वहां पे एडवाइजरी जारी की। ऐसा कुछ नहीं किया और यही है कारण है कि एक बड़ा हादसा सामने आ गया। जी, तो क्या ये पहले भी इसी जगह पर ये हादसे होते रहे हैं?
इस गांव में जो अभी कटघोरा के जुराली गांव का ये पहला मामला है। इसके पहले करतला में एक मामला सामने आया था जिले में, इसके पहले शान में एक मामला सामने आया था, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आप सही बोल रहे हैं, प्रशासन एक हद तक जिम्मेदार है। जी सोहेल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं दुर्ग जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने पर यूपी सरकार के तर्ज पर अपराधियों के ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं और इस काम में भिलाई इस्पात संयंत्र का तोड़ू दस्ता भी प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्रवाई कर रहा है। नेवई थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर पिंकी राय, जिसने कुछ दिन पहले घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, और यही नहीं, गन से फायर कर क्षेत्र में दहशत फैलाने की वारदात भी पिंकी राय और उसके साथियों द्वारा की जा चुकी है और ऐसे दर्जन भर से भी ज्यादा मामले नेवई थाने में दर्ज हैं। बीएसपी के द्वारा लगातार बीएसपी प्रबंधन के द्वारा और इन्फोर्समेंट जो इनका वो है डिपार्टमेंट, उसके द्वारा लगातार पुलिस से बल की डिमांड की जा रही थी। नेवई भाटे में बड़े पैमाने पर असामाजिक तत्वों के द्वारा अतिक्रमण कर और अपना बिल्डिंग वगैरह सब कुछ बनाया गया है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। तो इनकी मांग पर आज पुलिस बल यहाँ पे सुरक्षा के लिए इन्फोर्समेंट टीम जो है बिलासपुर ब्रांच का, उसकी सुरक्षा के लिए और किसी प्रकार की कानून व्यवस्था किसी निर्मित न हो उसके लिए यहाँ पे आई हुई है। और यहाँ पे इनके द्वारा पिंकी राय जो गुंडा बदमाश है नेवई थाना क्षेत्र का, उसके द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, जिसको बीएसपी के अतिक्रमण दस्ते के द्वारा तोड़ा जा रहा है और डिसमेंटल की कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग से खबर सामने आ रही है, जहां अपराधियों के ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी सरकार एक्शन मोड में है और अपराधियों पर लगाम लगाने की तमाम तैयारियां की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दुर्ग से श्रीकांत दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, जिस तरीके से हम बात करें, प्रदेश में जो अपराधियों पर लगाम लगाने की कवायद है वो तेज हो गई है और अब जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार भी लगातार कार्रवाई कर रही है। जी ये बताना चाहेंगे, जिस तरीके से विष्णुदेव सहाय की सरकार, यहाँ बीजेपी की सरकार बनी, तब से लगातार अपराधियों के जो इस तरह के अवैध लीगल जो काम या उनकी बिल्डिंगे हैं उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी के दौरान में कल की बात है कि यहाँ पे पिंकी राय नेवई थाना क्षेत्र का बहुत बड़ा गुंडा बदमाश था, जिसने एक बहुत बड़ा एक होटल बना लिया था वहां पे अवैध कब्जा करके, जो बीएसपी की जमीन थी उस पे। उसको कल यहाँ ध्वस्त किया गया। पूरी लगभग पुलिस फोर्स थी, जिला प्रशासन और बीएसपी जो ब्लास्टिक प्लांट है उसकी तोड़ दस्ता थी, उसने बहुत बड़ी कार्रवाई की। जी जूही जी, और क्या ये सिर्फ पिंकी राय ही अभी तक इसके शिकंजे में या अन्य अपराधी भी जो है इसमें शामिल है? जी मैं बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले अभी यहाँ पे गोलीकांड हुई थी, लगभग हफ्ता 10 दिन पहले। उसमें भी जो भी गुंडे बदमाश यहाँ पे थे, उनके भी जो अवैध कब्जे करके उन्होंने बना रखे थे मकान, उस पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी उसमें। और काफी इसमें उनके ऊपर जिला प्रशासन कहना है कि इस तरह के लीगल उनके सिर्फ उनको गिरफ्तार करने के अलावा उनके जो दिमागी रूप से उनको तोड़ना है ताकि वो लोगों को डरा ना सके, क्योंकि इस तरह के जो हिस्ट्री सीटर गुंडे बदमाश होते हैं कभी अपने लीगल हथियार फायरिंग करते हैं और लोगों के बीच में दहशत माहौल बना करके अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करते हैं, जिसको तोड़ा जा रहा है। जी श्रीकांत, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और खबर दुर्ग से है, जहां जिले में गाड़ियों के फिटनेस एवं जांच केंद्र में दलाल सक्रिय हो गए हैं। दरअसल यातायात और परिवहन आरटीओ कार्यालय को सुगम बनाने के लिए लगातार केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार कार्य कर रही है और जिसके तहत पिछले दिनों एम परिवहन ऑनलाइन सुविधा पोर्टल की शुरुआत की गई थी और जिसके तहत छत्तीसगढ़ में भी गाड़ियों के फिटनेस और उसकी जांच के लिए प्राइवेट सेक्टर को ठेका दे दिया गया, जिसके खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। ताजा मामले में दुर्ग जिले में गाड़ियों के फिटनेस और जांच के लिए आरटीओ मुख्यालय से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर शहरी और आबादी इलाके से दूर जाकर ऑटोमेटेड परिवहन सुविधा केंद्र खोला गया है। रेडियम लगाने के साथ साथ विभिन्न सुविधाओं के लिए 1200 की पर्ची कटती है, लेकिन यहाँ इस स्थान पर दलालों द्वारा 3,500 35,000 की पर्ची काटकर दे रहे हैं।
परिवहन मुख्यालय रायपुर के द्वारा उसको टेंडर जारी करके उसको अधिकृत किया गया है और उसको प्राइवेट के संस्था के द्वारा जो है ना उनको फिटनेस का जांच करके फिटनेस संबंधी जो कमियों को पूरा करते हुए जो फिटनेस गाड़ी रहती है उनको फिटनेस दिया जाता है। और उसमें सुनने में आया है, आप लोग के माध्यम से मुझे पता चला है कि अतिरिक्त चार्ज लेने का, तो हम लोग बीच बीच में देखते हैं, चेक करेंगे और उनको अगर गलत है तो अतिरिक्त चार्ज दिया जाए तो कार्रवाई किया जाएगा और मुख्यालय को सूचित करते हुए इसके संबंध में कार्रवाई करने के लिए। हाँ, कोई एक जन से ही पूछ लीजिए, इतने लोग हैं, पूछिए। एक एजेंट घूम रहा था सर, वो बाहर का आदमी, उससे मेरे को क्या लेना देना सर? वो आपने ही उसका परिचय बताया कि मैं बोला ये रेडियम लगाता है, वो रेडियम अलग है, आप उसको जानते हैं, वो आपकी खिड़की तक गया था। सर रेडियम लगाने वाले को मैं तो सभी को जानता हूँ। वही है, तो ऐसे इसकी आड़ में रेडियम नहीं सर, में अगर वो लोगों से ले रहे हैं तो क्या कहना आपको? वो गलत कर, और वो उनकी प्रॉब्लम है सर। वो तो क्यों मैं अगर मेरा आदमी अगर कोई लेता है सेंटर का, या कोई एक जन भी बोले कि हमने सेंटर से कोई पैसा उनको वो किया। और एक बार फिर से रुक करते श्रीकांत की ओर। श्रीकांत, जांच केंद्र में दलाल के सक्रिय होने का मामला जो है वो सामने आ रहा है, क्या है ये पूरा मामला, क्या कुछ जानकारी है, विस्तार से बताइए। जो ही बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार की जो परिवहन मंत्रालय है, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा पहले पूर्व में घोषणा की गई थी कि हम आरटीओ जो एजेंट के नाम से काफी बदनाम थी, उसे हम एजेंट मुक्त करेंगे, लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे काम को लेकर के। उसी के तहत जो फिटनेस सेंटर है उसको आरटीओ से अलग करके एक प्राइवेट कंपनी जो हैदराबाद की कंपनी है उसको दी जाती है। रॉबिन आई के नाम से कंपनी चल रही है, जो छत्तीसगढ़ में लगभग 3 जिलों में भी इसको स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले राजधानी रायपुर में इसकी स्टार्ट होती है कंपनी, और वहां पे फिटनेस का, उसके बाद ध्रुव, और उसके बाद अंबिकापुर में चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार शिकायतें आ रही थी कि ट्रक मालिक या जो भी प्राइवेट गाड़ियां हैं, फिटनेस के नाम पे यहाँ पे अलग अलग चार्ज लिए जाते हैं, जबकि लीगल रूप में जो रसीद कटती परिवहन पोर्टल में वो 1200 रुपए की रसीद कटती है। और उसके बाद वो जाती फिटनेस सेंटर में, चॉइस सेंटर से रसीद कटने के बाद, या फिर वो परिवहन जो ऑफिस आरटीओ ऑफिस वहां से कटवाते हैं पर्ची, और फिर वहां जाकर चेक करवाते हैं। पर वहां पे हमने जब देखा, जाकर रियलिटी चेक की, वहां हमें दिखा कि लगभग 10 से 12-15 एजेंट लगभग वहां पे बैग पीछे लटका के घूम रहे हैं, और लोगों से नॉर्मल जो गाड़ियां उनसे 3500 रुपए ले रहे हैं, जिसमें 1200 रुपए की रसीद कट रही है, और बाकी पैसे का वो रसीद देने की बात ऑन कैमरा बोल रहे हैं। जब हम कब से ये सब चल रहा है जी? कब से, कितने दिनों से ये सब चल रहा है जी? लगभग पिछले साल से स्टार्ट हुई थी अगस्त में, जैसे कि लकड़ा साहब आरटीओ यहाँ के उन्होंने बताया कि पिछले साल अगस्त से यहाँ पे ये सुविधा स्टार्ट हुई है, तब से लगातार ये चला आ रहा है। करप्शन खत्म करने के लिए स्टार्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पे करप्शन बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे हमारे एक बात और भी यहाँ पे हमें पता लगी कि जैसे 10 साल से ऊपर गाड़ी, 15 साल 20 साल जो गाड़ियां हो जाती है, उनका भी फिटनेस यहाँ पे धड़ल्ले से बनाया जा रहा है। मतलब 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 तक का चार्जेस इलीगल तरीके से लिया जाता है, उससे कहीं ना कहीं फिटनेस दे दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जिस तरीके से वहाँ के कर्मचारी जो कंपनी है, उनके कर्मचारी स्टाफ नकार गए क्योंकि उनके प्रेमाइसेस में घूम रहे थे। बिल्कुल श्रीकांत, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। और फिलहाल के छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।